अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद हसन और आप देख रहे हैं द स्टडी मेट, जहां हम आपकी एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी को आसान बना रहे हैं। हम कई सालों से एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम कर रहे हैं और हमारे पेड कोर्सेज ने बेशुमार डॉक्टर्स की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हम अपनी कुछ इंतहाई अहम पेड कोर्सेज को बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं ताकि हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम का यकसा मौका मिले। ये इल्म सबका हक है और स्टडी मेट आपके साथ है। लेकिन याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि किसी भी लेक्चर की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलें, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। अगला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज एफेजियास। अब एफेजियास क्या होते हैं? बेसिकली एफेजिया है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज। अब हमें पता है कि जो स्पीकिंग है, ठीक है, वो हमारा एक हायर मेंटल फंक्शन है। अब हायर मेंटल फंक्शन है यानी कि ये कॉर्टेक्स से ना बेसिकली हमारा जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है। कॉर्टेक्स में अगर कोई इशू आएगा तो हमारा ये हायर मेंटल फंक्शन डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एफेजियस की डिटेल में लेके जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो ना आपको ये पाथवे आना चाहिए। पाथवे में आपने क्या याद रखना है कि जो आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है ना, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इन द टेम्पोरल लोब। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये आप लिख लें कहीं पे, ठीक है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है आपकी टेम्पोरल लोब में और ये बेसिकली आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए होती है, ठीक है। और ये जो टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है, यहाँ से इनपुट आता है डायरेक्टली इनटू द वर्निकीज एरिया, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द वर्निकीज एरिया। मतलब कि ये टेम्पोरल लोब है, इससे इनपुट आएगा इनटू द वर्निकीज एरिया। अब वर्निकीज एरिया कहाँ पे है? आपके सामने है जी। ये जो वर्निकीज एरिया है ये बेसिकली आपका टेम्पोरल लोब में ही है, ठीक है। और ये सेंसरी एरिया होता है, सेंसरी एरिया नियर द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। ये याद रखनी है चीज़। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, यहाँ से इनपुट आए इनटू द वर्निकीज एरिया। वर्निकीज एरिया किधर है? टेम्पोरल लोब में ही है, नियर द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। वर्निकीज एरिया बेसिकली आपका सेंसरी एरिया है, ठीक है, जिसने आपकी सेंसरी स्पीच जो है ना वो कंट्रोल करनी है, ठीक है। और इसका जो ब्रॉडमैन एरिया होता है नंबर दैट इज 22, ब्रॉडमैन एरिया 22 है वर्निकीज एरिया। फिर वर्निकीज एरिया जो है, ठीक है, ये बेसिकली आर्कुएट फेसिकुलस के थ्रू कनेक्टेड होता है टू द ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया बेसिकली आपका मोटर एरिया ऑफ स्पीच है, ठीक है। और ये होता है आपका, जाहिर बात है आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब, ठीक है। ये वो वाला एरिया है जिसने आपको बुलवाना है एंड इट इज़ सुपीरियर टू द सिल्वियन फिशर। सिल्वियन फिशर के सुपीरियर ये है, ठीक है। और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के करीब वर्निकीज है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और इसका भी ब्रॉडमैन एरिया आपको याद होना चाहिए। वर्निकीज का मैंने आपको 22 बताया था ना, इसको डबल कर लें। ब्रोकास का 44 एंड 45 है। पहले तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि वर्निकीज आपका सेंसरी है, ब्रोकास आपका मोटर एरिया है, आर्कुएट फेसिकुलस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब में होती है, इधर से इनपुट वर्निकीज में आता है, फिर वर्निकीज से आर्कुएट फेसिकुलस के थ्रू ब्रोकास में जाता है। वर्निकीज आपका सेंसरी एरिया है, ब्रोकास आपका मोटर एरिया, वर्निकीज आपका टेम्पोरल लोब में है, ब्रोकास आपका फ्रंटल लोब में है। वर्निकीज ब्रॉडमैन एरिया 22 है, ब्रोकास जो है आपका 44 एंड 45 है। ये चीज़ें आपने इसी तरीके से याद रखनी है जिस तरीके से मैंने बोली हैं,
ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। अब मैं चलूँगा एफेजियास की तरफ, लेकिन पहले मैं इस पे वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैं लिख रहा हूँ। अब ये वही चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है, ताकि आपके जहन में रहे। अब चलते हैं एफेजियास की तरफ। सबसे पहला एफेजिया आपका आ जाता है ब्रोकास एफेजिया। अब ब्रोकास एफेजिया क्या होगा, ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये मोटर एरिया आपका, अगर किसी वजह से आपका ब्रोकास एरिया डैमेज होता है तो आपका मोटर कंपोनेंट ऑफ स्पीच डैमेज होगा। अब मोटर कंपोनेंट ऑफ स्पीच का डैमेज होना का क्या मतलब है कि जब बंदा बोलेगा तो उसकी ब्रोकन स्पीच होगी, फ्लुएंट नहीं होगी, ब्रोकन स्पीच होगी, ठीक है, नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट होती है, उसको समझ लग रही होती है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो टूटा फूटा बोलेगा। दैट इज़ ब्रोकास एफेजिया। अगर सिर्फ ब्रोकास एरिया डैमेज्ड है, ऑल्सो नोन एज मोटर एफेजिया। ये देखिए ब्रोकास में कॉम्प्रिहेंशन प्रिजर्व्ड है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन प्रिजर्व्ड है, लेकिन रेपिटेशन तो इम्पेयर्ड रही, ठीक है, फ्लुएंसी डिक्रीज्ड है, ठीक है, दिस इज ब्रोकास एफेजिया। अब चलते हैं अगले एफेजिया की तरफ, दैट इज वर्निकीज एफेजिया। वर्निकीज एफेजिया का दूसरा नाम है हमारा सेंसरी एफेजिया या वर्डी एफेजिया, यानी कि इंसान का सेंसरी कंपोनेंट जो है ना स्पीच का वो डैमेज हुआ है, ठीक है, वो फ्लुएंटली बोल रहा होगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा, वर्ड्स निकाल रहा होगा बहुत ज़्यादा, वर्डी एफेजिया इसलिए कहते हैं, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन ख़राब होगी, उसको ये पता ही नहीं होगा कि वो बोल क्या रहा है। दिस इज़ वर्निकीज एफेजिया और वर्डी एफेजिया, ठीक है। ये देखें कॉम्प्रिहेंशन आपकी इम्पेयर्ड है, ठीक है, रेपिटिशन जो है वो भी इम्पेयर्ड है, ठीक है, फ्लुएंसी लेकिन प्रिजर्व्ड है, फ्लुएंट है लेकिन पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है। तीसरा जो आपके पास आ जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंडक्टिव एफेजिया। कंडक्टिव एफेजिया क्या मतलब है कि आपका ये जो आर्कुएट फेसिकुलस है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज्ड है। अब जब आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज्ड है, इसका क्या मतलब है कि इंसान का फ्लुएंसी भी होगी और कॉम्प्रिहेंशन भी इंटैक्ट होगी, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली चीज़ का खराबी है जो आर्कुएट फेसिकुलस है, इसीलिए इसको हम पैराफेजिया भी कहते हैं कि इंसान बोलता ज़रूर है, ठीक है, बोलता है इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी फ्लुएंसी भी होती है, उसको समझ भी आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर अनइंटेंडेड सिलेबल्स, वर्ड्स या फ्रेजेस उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पैराफेजिया ड्यू टू डैमेज टू द आर्कुएट फेसिकुलस। ये देखिए कंडक्शन एफेजिया या पैराफेजिया, इसमें क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिजर्व्ड है, ठीक है, और फ्लुएंसी भी प्रिजर्व्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें, ठीक है, 7 सिलेबल्स ऐड हो जाएंगे, सिलेबल्स, अनइंटेंडेड वर्ड्स, अनइंटेंडेड फ्रेजेस वो बोलने लग जाएगा। उसके बाद अगली जो कंपोनेंट है आपका एफेजियास का, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया में क्या होता है कि आपका जो है वो वर्निकीज भी उड़ा हुआ है, आपका ब्रोकास भी उड़ा हुआ है, आपका आर्कुएट फेसिकुलस भी उड़ा हुआ है, सब कुछ उड़ गया, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होगी, आपकी फ्लुएंसी भी नहीं होगी, ठीक है, तो दिस इज ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें सब में याद रखना कि जब आपका वर्निकीज, ब्रोकास या फिर आर्कुएट फेसिकुलस या ये सारे डैमेज्ड होंगे तो आपकी सब में आपकी रेपिटिशन इम्पेयर्ड ही रहनी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपके ये एरियाज स्पेयर होते हैं तो फिर जो टाइप ऑफ एफेजिया होगा उसमें रेपिटेशन प्रिजर्व्ड होती है, ठीक है, कि आप रिपीट कर सकते हो वर्ड्स को। उनको कहते हैं हम लोग ट्रांसकॉर्टिकल एफेजियाज। ट्रांसकॉर्टिकल एफेजियाज क्या हैं? अब ट्रांसकॉर्टिकल एफेजियाज दो तरह के हैं, एक है ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, एक है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया क्या मतलब है कि आपका फ्रंटल लोब सारे का सारा उड़ जाएगा, सारे का सारा फ्रंटल लोब उड़ जाता है, सिवाय ब्रोकाज एरिया के, ये स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया है, यानी कि आपका पूरे का पूरा फ्रंटल लोब उड़ गया सिवाय ब्रोकाज एरिया के, ब्रोकाज एरिया प्रिजर्व रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है ट्रांसकॉर्टिकल जो है आपका मोटर एफेजिया, इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिजर्व्ड होगी आपकी, लेकिन फ्लुएंसी जो है ना वो इम्पेयर्ड होगी, फ्लुएंसी इम्पेयर्ड हो जाएगी और रेपिटेशन प्रिजर्व्ड होगी। जबकि ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में क्या है कि आपका जो है वो सारे का सारा उड़ गया लेकिन वर्निकीज जो है ना वो रह गया आपका, ठीक है। दैट इज ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में पढ़ना है दैट इज CSF एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। अच्छा, CSF और वेंट्रिकुलर सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि CSF बेसिकली होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है कि इसने क्वेश्चन करना होता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को अगेंस्ट इंजरी एंड ट्रॉमा। जब भी कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है तो CSF ने क्वेश्चन करना होता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो। अब CSF नाम से ही पता चल रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि ब्रेन और जो है वो स्पाइनल कैनाल में मौजूद होता है, ठीक है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली द वेंट्रिकुलर सिस्टम। होता क्या है कि सेरिब्रम के अंदर, ठीक है, ये सेरिब्रम है आपकी, उसके अंदर आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स में बेसिकली आपकी एपेंडाइमल सेल्स होते हैं कोरोइड प्लेक्सस में, कोरोइड प्लेक्सस में लेटरल वेंट्रिकल्स में एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है सोडियम का, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू CSF प्रोड्यूस होता है। ये हर चीज़ एक एक MCQ है, यानी कि कोरोइड प्लेक्सस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम पहले होती है और फिर एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं कोरोइड प्लेक्सस के दैट आर प्रेजेंट इन द लेटरल वेंट्रिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट CSF। CSF जब लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद बेसिकली ये फ्लो करता है वाया फोरामन ऑफ मॉनरो और वो बेसिकली मूव करता है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल है आपका। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये बेसिकली मिड लाइन में होता है एंड दिस थर्ड वेंट्रिकल इज पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप इसी तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये सारे MCQs हैं और इसी अंदाज में पूछे जाते हैं। दिस थर्ड वेंट्रिकल इज पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इट देन इज कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल वाया दिस डक्ट नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल था, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामन ऑफ मॉनरो के थ्रू CSF कहाँ आया इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपका सारा थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के में से वाया सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस वो गया CSF इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल।
अब ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाने से पहले ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से गुजर रहा है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट होती है, अब ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है ये बेसिकली ट्रिवर्स कर रही है थ्रू द मिड ब्रेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस कनेक्ट्स द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल एंड इट ट्रिवर्सेस द मिड ब्रेन। ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से जो आपका CSF है उसने दो जगह जाना है। एक तो उसने जाना है इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस, ये जो है, और दूसरा जाना है उसने इनटू द स्पाइनल कैनाल। सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है वाया द फोरामन ऑफ लुश्का, L से लुश्का, L से लेटरल, वाया द फोरामन ऑफ लुश्का ये सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है। और सेंट्रल मिड में मीडियम में मजेंडी होता है, फोरामन ऑफ मजेंडी इन द मिड लाइन जॉइंट्स फोर्थ वेंट्रिकल टू द स्पाइनल कैनाल, ठीक है। तो CSF फोरामन ऑफ लुश्का से सब एरेक्नोइड स्पेस में चला गया और फोरामन ऑफ मजेंडी के थ्रू इनटू द स्पाइनल कैनाल। जब यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपने ये याद रखना है कि CSF होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। उसके बाद ये वापस ऊपर जाता है एंड इट इज़ बेसिकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऊपर आता है, ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली अल्टीमेटली रीअब्सॉर्ब्ड वाया द एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशंस जो कि ड्यूरल वीनस साइनसेस में होती हैं, ठीक है, और रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो दोबारा से कोरोइड प्लेक्सस जो कि लेटरल वेंट्रिकल में था सेरिब्रम में, उधर से प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद मूव किया थर्ड वेंट्रिकल में वाया फोरामन ऑफ मॉनरो, फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर लुश्का से सब एरेक्नोइड स्पेस में और मेजेंडी से स्पाइनल कैनाल में, और फिर एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन से वापस रीअब्सॉर्ब हो गया। ये है पूरा इसका पाथवे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा CSF प्रोड्यूस होता है इन द लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि वहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस होता है, नंबर 1, और नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लियर फ्लूइड होता है। ये कुछ बातें हैं जो CSF के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये थी एक डिटेल्ड डिस्कशन कि CSF प्रोड्यूस कहाँ होता है और उसकी सर्कुलेशन कैसे है, और जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ एन MCQ। अगर आप इसको इसी तरीके से समझेंगे, याद रखेंगे, देन यू विल नेवर फॉरगेट दिस। अब कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा CSF के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका दूसरा नाम मैंने रखा हुआ है CSF इन नंबर्स, क्योंकि कुछ चीज़ें वो पूछते हैं और कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए इसी अंदाज में, जिस अंदाज में मैं लिखूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CSF की प्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। प्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रोडक्शन होती है 400 to 500 ml पर डे, या फिर दूसरी ज़बान में 0.3 ml पर मिनट, या फिर 20 ml पर आवर, ठीक है। तो ये पूछते हैं, वो किसी भी अंदाज में पूछ सकते हैं, ये आपने याद करना है, इसको रूट लर्न करना ही करना है। उसके बाद पूछते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF क्या है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF क्या है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF जो है वो बेसिकली 90 से 150 ml तक होता है, ठीक है। ज़्यादातर 150 ml इज इन ऑप्शंस, तो ये ज़हन में रखना है। दो बातें हो गई। तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके सामने 400 to 500 ml पर डे है और 150 ml जो है उसका नॉर्मल वॉल्यूम है। तो अगर इसको देखा जाए तो पूरा CSF का टर्नओवर है 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। पूरे दिन में 2 से 3 दफ़ा इसका टर्नओवर होता है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बातें याद रखनी थी।
दूसरी बात इसके प्रेशर्स की होती है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि CSF और प्लाज्मा में फ़र्क क्या है। ठीक है, उसमें सिंपल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि व्हाट इज़ मोर इन प्लाज्मा एज कंपेयर टू CSF। तो इसका एक निमोनिक है सिंपल, GPCKH। ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, पोटाशियम एंड बाइकार्ब, ये चीज़ें प्लाज्मा में ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू CSF, जबकि CSF में प्रोटीन प्लाज्मा से ज़्यादा क्या चीज़ है, दैट इज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो यही चीज़ें आपने याद रखनी है जिस अंदाज में मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब चलेंगे इसकी थ्योरी की तरफ एंड देन दिस टॉपिक विल एंड फॉर यू इंशाल्लाह। ये देखिए, produced by ependymal cells in choroid plexus of ventricle via secretion involving active transport। फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। मेजॉरिटी ऑफ CSF प्रोड्यूस होता है बाय लेटरल टू वेंट्रिकल्स, हमें बताइए, और वहाँ पे जो आपको choroid plexus होता है। असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। अच्छा, ये चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ, ये ज़हन में रखनी है। ठीक है, CSF प्रेजेंट होता है इन सब एरेक्नोइड स्पेस, वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कैनाल, हमें ये पता है। रिटर्न होता है टू ड्यूरल वीनस साइनसेस वाया एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस। प्रोट्रूशन होता है एरेक्नोइड विलाई का विच कॉजेज CSF एब्जॉर्प्शन सुपीरियर सैजिटल साइनस में। सुपीरियर सैजिटल साइनस में बेसिकली वो रीएब्जॉर्ब हो रहा था, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सेंसिटिव टू चेंज इन pH ऑफ सराउंडिंग CSF। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो pH होती है ना CSF की, दैट इज़ 7.33 है, याद रखनी है, और वो अल्कलाइन होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। ठीक है, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन pH ऑफ सराउंडिंग CSF, वहाँ पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर CSF ब्लड स्टेन्ड होता है तो ऑब्वियसली ब्लड स्टेन्ड को ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये आगे जाके डिटेल में डिस्कस किया गया है। और हाइड्रोसेफलस है मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन जो उसमें होती है इज़ एट द लेवल ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जब ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले जो डायलेट होता है दैट इज़ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसेफलस का अगला पूरा लेक्चर भी है जो डिटेल में मैंने डिस्कस हाइड्रोसेफलस को किया हुआ है। आगे चलते हैं। ठीक है, CC और ML एक ही बात है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। ठीक है, और इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। 400 to 500 ml पर डे, 0.3 ml पर मिनट, या 20 ml पर आवर उसकी प्रोडक्शन है। 90 to 150 ml जो है उसका जो है ना वो आपका होता है वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ CSF दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल इज 25 cc, ये ज़हन में रख लीजिए। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स टर्नओवर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है। pH ऑफ CSF इज अल्कलाइन 7.33 होती है। ठीक है, CSF प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपना रट्टा लगाना पड़ेगा कि लेटरल रिकम्बेंट में 8 to 10 सेंटीमीटर वाटर होता है, लाइंग डाउन में 13 सेंटीमीटर वाटर होता है, और सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में 30 सेंटीमीटर वाटर होता है। इसको रूट लर्न करना पड़ेगा, इसको और कोई हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ये आपने याद रखना है कि जो इक्वल है टू प्लाज्मा, ठीक है, दैट इज सोडियम कंसंट्रेशन या आइसोटोनिक विद सीरम है। ठीक है, मतलब कि उसकी बेसिकली ऑस्मोलैरिटी और सोडियम कंसंट्रेशन इक्वल होती है टू प्लाज्मा। प्लाज्मा से ज़्यादा CSF में मैग्नीशियम, क्रेट और क्लोराइड होता है, जबकि प्लाज्मा से कम GPCKH, याद हमने, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पोटाशियम एंड बाइकार्ब। ठीक है, तो यही सारी टॉपिक्स, यही सारी चीज़ें जिस अंदाज में मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट है और इसी अंदाज में आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस वॉज ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट CSF। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज़ बेसल गैंग्लिया। अच्छा, बेसल गैंग्लिया बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जो बेसिकली ग्रॉस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं ओवर द स्केलेटल मसल्स मूवमेंट, और साथ ही साथ जो अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं। यानी कि बेसल गैंग्लिया ने कंट्रोल करनी है मूवमेंट्स, उनको कोऑर्डिनेट करना है और
जो एक्स्ट्रा अनवांटेड मूवमेंट्स हैं उनको रोकना है, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया आगे फर्दर कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर आपके पास आ जाता है प्यूटमन, ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया निग्रा एंड सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये आपके सारे पार्ट हैं बेसल गैंग्लिया के। इसमें भी जो प्यूटमन और ग्लोबस पैलिडस है इनको मिला के हम कहते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये हैं सारे आपके पार्ट्स। अब ये जो आपके बेसल गैंग्लिया है इट इज़ कनेक्टेड टू द कॉर्टेक्स बाय टू पाथवेज। एक है आपका डायरेक्ट पाथवे और एक है आपका इनडायरेक्ट पाथवे। जो डायरेक्ट पाथवे है, ठीक है, ये बेसिकली आपका एक्साइटेटरी पाथवे है, ठीक है। यानी कि ये वो वाला पाथवे है जिसने मूवमेंट्स को इनिशिएट करना है और डी से डायरेक्ट, डी से डोपामीन। इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनिशिएट करवा रहा होता है मूवमेंट्स को, दैट इज़ डोपामीन, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट पाथवे है, ठीक है, ये बेसिकली आई से इनडायरेक्ट, आई से इनहिबिटरी, ये इनहिबिटरी पाथवे हैं, ठीक है। और इसने इनहिबिट करनी होती हैं अनवांटेड मूवमेंट्स। साथ ही साथ जो इनहिबिटरी पाथवे को स्टिमुलेट करता है दैट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेट करता है या एक्टिवेट करता है इनहिबिटरी पाथवे को ताकि ये इनहिबिट कर सके अनवांटेड मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पाथवे के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, कौन सा पाथवे एक्साइटेटरी है, कौन सा पाथवे इनहिबिटरी है, ठीक है। बाकी इसे क्लिनिकल्स आते हैं वो मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं इस लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवाऊँगा। ये आपकी डायग्राम जिसमें आपके सामने कॉर्डेट न्यूक्लियस आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, प्यूटमन आ जाता है, ग्लोबस पैलिडस आ जाता है और थैलेमस, बेसिकली सब थैलेमिक न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। इसमें प्यूटमन और ग्लोबस पैलिडस को मिला के हम कह देते हैं, ये जो एरिया है सारा इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये वही वाले पाथवेज हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है एक्साइटेटरी है, डायरेक्ट एक्साइटेटरी है, ठीक है। डोपामीन इसको ड्राइव कर रहा है और डोपामीन आ रहा है फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। जबकि इनडायरेक्ट पाथवे जो है, ठीक है, वो इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट करता है अनवांटेड मूवमेंट्स को और एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट करता है इनडायरेक्ट पाथवे को ताकि वो अनवांटेड मूवमेंट्स को सप्रेस कर सके, ठीक है। ये आपके पाथवेज आ गए। फिर आगे आ गई आपकी जो क्लिनिकल्स हैं ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये 4 डिजीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आगे जाके न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में हमने इन डिटेल की हुई हैं। इसके फ़ौरन बाद अगर आप डिटेल में न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स वाला लेक्चर देखते हैं तो उसमें आपको ये क्लैरिटी से हो भी जाएंगी। तो बेसल गैंग्लिया की पहली डिजीज़ जो है दैट इज़ पार्किंसंस। डिटेल में इधर नहीं जाऊंगा, डिटेल में उधर ही मैंने पढ़ाया हुआ है। तो एक निमोनिक है सिंपल जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, PDACML। पी से आ जाता है पार्किंसंस, ठीक है, पी से आ जाता है पार्किंसंस आपका, डी से आ जाता है कि इसमें डोपामीन कम होता है, ए से आ जाता है कि ये एज रिलेटेड है, एज ज़्यादा होगी तो ए ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। सी से आ जाता है कॉम्टापोन कि कॉम्ट इनहिबिटर्स जो हैं उनके एंड पे पोन आता है। एम से आ जाता है माउजीलीन
कि जो MAO इनहिबिटर्स हैं उनके एंड पे जिलीन आता है, सिलेजिलीन। और एल से आ जाता है कि इसमें ल्यूई बॉडीज़ होती हैं जो एसिनोफिलिक इंक्लूजन हैं कंटेनिंग अल्फा साइन्यूक्लिन। ये तो आ गया इसकी मेजर चीज़ें। साथ इसको डायग्नोज करने के लिए जो क्लिनिकल डायग्नोज होती है उसके लिए निमोनिक था ट्रैप्स। टी से आ जाते हैं ट्रेमर्स। ट्रेमर्स कौन से होते हैं इसमें? पेल रोलिंग। आर से आ जाता है रिजिडिटी। रिजिडिटी कौन सी होती है इसमें? कॉगव्हील। ए से आ जाता है एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया। पी से आपका जो है वो आ जाता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। और एस से आ जाती है आपकी शफलिंग गेट। ठीक है, तो ट्रैप्स, टी से आगे ट्रेमर्स जो पेल रोलिंग है, आर से आगे रिजिडिटी जो कि कॉगव्हील है, ए से एकाइनेसिया, पी से आपकी जो है ना पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और एस से शफलिंग गेट। ये आपके समरी है पार्किंसंस की जो आगे जाके इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप ये ऊपर पढ़ भी सकते हैं जो इसकी डिटेल्स मैंने लिखी हुई है। उसके बाद आ जाती है हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है, ठीक है, इसका भी एक ही निमोनिक है, दैट इज़ MS केज्ड। एम से आ जाता है इसमें, एम से याद रखेंगे मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स। यानी कि इसमें आपका कोरिया होगा, इसमें आपका डिमेंशिया होगा और इसमें आपका मूड इंस्टेबिलिटी होगी, अग्रेसिव मूड हो सकता है। ठीक है, एस से आपने इसमें याद रखना है कि इसमें बेसिकली सुसाइड, क्योंकि मूड का इशूज़ है ना, सुसाइड इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ। ये भी डिटेल में आगे पढ़ाया हुआ है मैंने। फिर CAG से याद रखना है कि इसमें CAG रिपीट्स होती हैं नंबर 1। ठीक है, CAG रिपीट्स कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। ठीक है, एक तो ये बात याद रख लेनी है। दूसरी बात, CAG से आपने याद रखना है कि इसमें कॉर्डेट की एट्रोफी होती है, कॉर्डेट की एट्रोफी होती है। और ए से आपने एक और चीज़ याद रखनी थी, एंटिसिपेशन, के नेक्स्ट जो जनरेशन होती हैं उसमें ये जल्दी प्रेजेंट करती है उससे जो इससे पहले वाली जनरेशन में प्रेजेंट की जाती है। और ई से आपने याद रखना है कि इसमें एक्सेसिव डोपामीन होता है। ठीक है, एक्सेसिव डोपामीन होता है। ठीक है, तो ये है आपका हंटिंगटन्स डिजीज़, डिटेल में आगे करवाई हुई है, वहाँ से देखिएगा। फिर अगला है एमीबलिस्मस। एमीबलिस्मस में आपने याद रखना है कि इसमें वाइल्ड फ्लिंगिंग मूवमेंट्स होती हैं ऑफ द लिम्ब, क्योंकि आपका सब थैलेमस जो है ना, ठीक है, वो डैमेज हुआ होता है। इतना ही याद रखना है और यही पूछा जाता है इसमें कि एमीबलिस्मस से होता क्या है और किस वजह से हो रहा है। और आखिरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है इस लेक्चर में, दैट इज़ विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ ऑब्वियसली ड्यू टू आपकी होती है कॉपर एक्यूमुलेशन और उसकी वजह से हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन होती है। ठीक है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस आपका डिजनरेट हो रहा होता है। ठीक है, लीजन आपकी मेनली होती है प्यूटमन में। ठीक है, प्यूटमन और ग्लोबस पैलेटस लेंटिकुलर न्यूक्लियस बना रहे हैं ना, तो उसमें भी प्यूटमन मेन है। ठीक है, जिसमें आपकी वेन वीटिंग, फैटी चेंज, हेपेटाइटिस, डिमेंशिया, कोरिया और ट्रेमर्स आते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखनी थी, एक तो कॉपर एक्यूमुलेशन है, एक इसमें आप सीरम सेरुलोप्लाज्मिन करवाते हैं। ठीक है, वो कम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी थी वो ये थी कि इसमें आपने 24 आवर यूरिनरी कॉपर भी करवाते हैं चेक करने के लिए जब आप विस्टामिन चैलेंज देते हैं, बस इतना सा याद रख लें। टूरेट सिंड्रोम जो होता है उसमें मोटर एंड वोकल टिक्स होती हैं और सिंड्रोम कोरिया में कॉम्प्लिकेशन होती है इन चिल्ड्रन विद रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में जब सिंड्रोम कोरिया होता है तो बेसिकली उनकी हेड बॉबिंग शुरू हो जाती है। इसका दूसरा नाम होता है सेंट वाइटसिस डांस। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ सेरिबेलम। सेरिबेलम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ ये सेरिबेलम है आपका सारा। सेरिबेलम इज स्ट्रक्चर दैट इज़ बेसिकली पोस्टीरियर टू द पॉन्स एंड द मेडुला। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और पॉन्स और मेडुला के पोस्टीरियरली ये एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और बेसिकली सेरिबेलम
और पॉन्स के बीच में ये जो स्पेस है ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। तो एंटीरियर टू सेरिबेलम इज फोर्थ वेंट्रिकल एंड एंटीरियर टू दैट इज द पॉन्स। ये बात याद रखनी है। अगली बात जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि सेरिबेलम का काम क्या है। सेरिबेलम का काम ये है कि इट इज़ टू बेसिकली प्लान एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें आप साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें बाद में रिवाइज करने में भी आसानी हो। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स। अब सेरिबेलम को अगर हम सेंटर से क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो सेरिबेलम कुछ इस तरह का नज़र आता है, जैसा कि आपके सामने है। सेरिबेलम के सेंटर में ये जो एक सेंटर वाला रीजन है, दिस इज़ कॉल्ड द वर्मिस। ठीक है, और साइड पे सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स आ जाते हैं। दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। राइट एंड लेफ़्ट में भी आपने याद रखना है कि दो जो है ना वो फर्दर डिवीजन होती है। एक मीडियली होता है, ये वाला हिस्सा मीडियल है, ये वाला हिस्सा लेटरल है। पहले वर्मिस आ गई, फिर जो मीडियल है ना, ठीक है, लेटरल हेमिस्फेयर, जो मीडियल पार्ट है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। और उसके बाद लेटरल आता है, ये वाला जो सारा ये वाला मार्क किया हुआ है, दिस इज़ द लेटरल सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, वर्मिस, मीडियल हेमिस्फेयर, लेटरल हेमिस्फेयर, या फिर वर्मिस, इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर, लेटरल हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। और साथ ही साथ नीचे एक अलग लोब होता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। तो पहली बात तो ये कि आपको ये डिविजन्स पता होनी चाहिए, वर्मिस, इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर, लेटरल हेमिस्फेयर, फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। उसके बाद अगली चीज़ आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। फंक्शंस में आपको ये पता होना चाहिए, ये वर्मिस है ना, वर्मिस सेंट्रल एरिया है। ठीक है, तो वर्मिस का क्या काम है, क्योंकि ये मिड लाइन में है तो इट विल कंट्रोल द एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर। उसके बाद हम हेमिस्फेयर्स की तरफ चलते हैं। तो जो इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर है, जो कि आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला, इट विल कंट्रोल द डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर। ठीक है, और जो लेटरल पार्ट होता है, जो हेमिस्फेयर लेटरल हेमिस्फेयर है, ये वाला, इट विल बेसिकली बी इन्वॉल्व्ड इन मोटर प्लानिंग। और लास्ट चीज़ जो आपकी रह गई है, दैट इज़ द फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब, जो अलहदा था। ठीक है, ये बेसिकली आपकी बैलेंस और आई मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि सेरिबेलम मौजूद कहाँ है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है पॉन्स के साथ और मेडुल्ला के साथ, पोस्टीरियरली है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके आगे फर्दर डिवीजन्स हैं। हर डिवीज़न का आपको पता होना चाहिए कि वो कंट्रोल क्या क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका जो वर्मिस है वो एक्सियल और प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर कंट्रोल कर रहा है, जो इंटरमीडिएट हेमिस्फेयर है वो डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर को कंट्रोल कर रहा है, जो लेटरल हेमिस्फेयर है वो मोटर प्लानिंग को कंट्रोल कर रहा है, और जो फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब है वो बैलेंस और आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि सेरिबेलम जो है ऑब्वियसली उसका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेरिबेलम में जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है और आउटपुट जाता कहाँ पे है सेरिबेलम का, ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट जो है सेरिबेलम का, इट कम्स फ्रॉम द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड इट कम्स फ्रॉम द मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ये मैं आपको अभी डायग्राम पे दिखाता भी हूँ। जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, इट बेसिकली जॉइंट्स द सेरिबेलम एंड
द मेडल्ला। जो आपके पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल है, इट बेसिकली जॉइंस द सेरिबेलम एंड द पोन्स। जबकि जो आउटपुट है, जहाँ से इसकी कमांड्स जानी है, दैट गोज़ फ्रॉम द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जो कि बेसिकली ज्वाइन कर रहा होता है सेरिबेलम को विद द मिड ब्रेन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल पोन्स को और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल मिड ब्रेन को और सेरिबेलम को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंफीरियर एंड मिडल। इंफीरियर जो है वो पोन्स को और सेरिबेलम को जोड़ता है, और जो इंफीरियर है, ठीक है, वो जोड़ रहा है सेरिबेलम को विद द मेडल्ला। ठीक है, सेरिबेलम और मेडल्ला को जोड़ रहा है इंफीरियर, सेरिबेलम और पोन्स को जोड़ रहा है आपका मिडल, सेरिबेलम और मिड ब्रेन को जोड़ रहा है आपका सुपीरियर। अब जो इनपुट है वो बेसिकली इंफीरियर से आना है। जो आपका इनपुट है, इनपुट आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से आना है, और आउटपुट आपका सेरिबेलम में से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार पूछते भी हैं, वो पेडंकल्स पूछते हैं कि किस चीज़ को क्या रिलेट कर रहे हैं, और इनपुट किस में से आउटपुट किस में से है। ये बात बार बार पूछी गई है, तो ये आपने याद रखनी है। अगली बात जो सेरिबेलम में याद रखने वाली है वो क्या है कि आपको इसके पता होना चाहिए कि सेरिबेलम जो है, जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होती है सेरिबेलम की कॉर्टेक्स। इस सेरिबेलम की कॉर्टेक्स की बात हो रही है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात नहीं हो रही, इस सेरिबेलम की कॉर्टेक्स की बात हो रही है। ठीक है, और एक आ जाता है इसी का मेडल्ला। ये सेरिबेलम के मेडल्ला की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। अब पहले डिस्कस करेंगे सेरिबेलम की कॉर्टेक्स को इन डिटेल। सेरिबेलम की कॉर्टेक्स जो है, अगर हम इसमें आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ आएंगे, लेयर्स की तरफ, तो आपके पास कौन कौन सी लेयर्स हैं और उनमें कौन कौन से सेल्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इसमें 3 लेयर्स आती हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर। बीच वाली लेयर होती है, उसको हम कहते हैं परकिंजे लेयर, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल सेल लेयर। अब मैं आपको वो वाली चीज़ें बताऊंगा जो सिर्फ आपने ज़हन में रखनी है। जो आपकी, मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट है मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, इसमें आपके 2 सेल्स हैं, आपने याद रखना है बुलशिट से, बी एंड एस। बी से आपने याद रखना है कि इसमें होते हैं बास्केट सेल्स, और एस से आपने याद रखना है इसमें होते हैं स्टीलेट सेल्स। बस ये पॉइंट याद रख ले। ठीक है, जो परकिंजे सेल लेयर है, जो परकिंजे लेयर है कॉर्टेक्स की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ही तरह के सेल्स होंगे, नाम से ही पता चल रहा है परकिंजे सेल्स होंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है आपकी पूरी सेरिबेलर कॉर्टेक्स की, क्योंकि ये वो वाली है लेयर जहाँ पे सारा इनपुट भी आएगा, सारा इनपुट इस लेयर ने रिसीव करना है। ठीक है, और इसी लेयर ने आउटपुट भी देना है। तो सारा मेजर फंक्शन परकिंजे सेल लेयर का है। ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स की बीच वाली लेयर है। और तीसरी आ जाती है ग्रेन्यूल सेल लेयर,
जी से याद रखना है आपने, ठीक है। जी से ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल सेल लेयर। और इसमें 3 जो है ना आपके सेल्स हैं, तीनों जीज हैं, जी जी जी। एक है आपके पास गोल्जी सेल्स, एक है आपके पास ग्लोमेरुलर सेल्स, और एक है आपके पास ग्रेन्यूल सेल्स। एक तो ये बात याद रख लेनी है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट तरीन है कॉर्टेक्स के बारे में याद रखने वाली, वो ये है कि ऑल सेल्स प्रेजेंट इन द सेरिबेलर कॉर्टेक्स आर इनहिबिटरी। ऑल आर इनहिबिटरी। और ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, ये भी पूछते हैं वो लोग, ठीक है। ये करते हैं रिलीज़ गैबा। एक्सेप्ट एक सिर्फ एक्साइटेटरी सेल है, द ओनली एक्साइटेटरी सेल इज ग्रेन्यूल सेल्स, ठीक है। ये ओनली एक्साइटेटरी सेल है, ठीक है। और ये जो रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ ग्लूटामेट, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब कि बास्केट, स्टीलेट, पुरकिंजी, गोल्जी और ग्लोमेरुलर सेल्स सारे इनहिबिटरी हैं और ये गैबा रिलीज़ करते हैं, जबकि ग्रेन्यूल सेल्स जो हैं ये एक्साइटेटरी हैं और ये ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछते हैं। फिर चलेंगे डिटेल में मेडुला की। अब ये मेडुला बेसिकली सेरिबेलम की मेडुला है, ठीक है। अब मेडुला में आपने ये याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी आपके सामने, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये आपकी आ गई वर्मिक्स, ठीक है। ये आपका आ गया इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर, ये आपका आ गया लेटरल हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये आपका आ गया फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें मेडुला में न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है। दिस कंटेन्स न्यूक्लियाई। तो इसका निमोनिक जो आपने याद रखना है, दैट इज़ DEGF। इसी तरीके से याद रखना है, FG नहीं है, DEGF है। अब याद कैसे रखना है इसे, ठीक है, कि जो लेटरल हेमिस्फीयर है इसमें आ जाता है आपका D, दिस इज कॉल्ड द डेंटेट न्यूक्लियस। नाम याद रखना है, डेंटेट न्यूक्लियस, दिस इज डेंटेट। डेंटेट न्यूक्लियस क्योंकि लेटरल हेमिस्फीयर में है, तो इसका काम क्या है कि इसने मोटर और प्री मोटर कॉर्टेक्स में लेके जानी है, ठीक है। और ये प्लानिंग में काम देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेटरल हेमिस्फीयर है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मोटर प्लानिंग। ये वही वाली बात है। अब कौन सा न्यूक्लियस करवा रहे हैं, वो डेंटेट न्यूक्लियस है, ये याद रखना है। इसी तरीके से आप आगे मूव करेंगे, ठीक है, और इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर में आएंगे, तो यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियाई हैं, दैट इज़ E एंड G। E से आगे आपके पास एम्बोलिफॉर्म, और G से आपके पास आ गया ग्लोबोज। अब ये जो एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोज है ये किस में है, आपके इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर में। तो इनका क्या काम था, इन्होंने डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर को कंट्रोल करना है, ऐसे ही है, ठीक है। DEG। अब रह गया पीछे F। F जो है दैट इज इन द वर्मिक्स एंड इट इज कॉल्ड एज फेस्टिजियल न्यूक्लियस। और इसने आपके एक्सियल और प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर कंट्रोल करना है। ये तो हमें समझ लग रही है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। नाम याद करने है, जगह कहाँ पे याद करनी है, उससे आपको फंक्शंस याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि
ये जो आपकी होती है सारी की सारी, इसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम। और ये जो ग्रीन में बनाई है जिसको मैंने फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब कहा है, इसका दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलोसेरिबेलम, क्योंकि इसका काम है कि इसने बैलेंस और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, और इसका आउटपुट जाता है इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है, जिसने अल्टीमेटली वही वाली बात है कि बैलेंस और आई मूवमेंट्स में रोल अदा करना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इसको इसी तरीके से समझेंगे तो ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको वो पाथवे बताऊंगा कि जिस पाथवे के थ्रू इसका इनपुट आता है, ठीक है, इसमें सेरिबेलम में प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट जाता है, ठीक है। मैं आपको वो बताने लगा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इसी अंदाज में जिस अंदाज में मैंने आपको बताई हैं। बेसिकली आपके दो तरह के फाइबर्स होते हैं, मॉसी और क्लाइंबिंग फाइबर्स होती है, ठीक है। ये जो दो फाइबर्स हैं आपके, ये बेसिकली ब्रेन स्टेम में से आते हैं, और इनपुट कहाँ से आते हैं मुझे बताइए। सेरिबेलम का इंफीरियर सेरिबेलम पेडंकल और मिडिल सेरिबेलम पेडंकल से सेरिबेलम के अंदर आ गए। अब सेरिबेलम में ये सारा इनपुट रिसीव करते हैं परकिंजे सेल्स, ठीक है, रिसीव करते हैं। अब दो चीज़ें होंगी, या तो डायरेक्टली परकिंजे सेल्स जो हैं, ठीक है, वो आउटपुट दे देंगे, या फिर परकिंजे सेल्स जो हैं वो फिर एक्टिवेट करते हैं। सिर्फ एक ही सेल्स हैं जो एक्टिवेटिंग हैं, वो हैं ग्रेन्यूल सेल्स, और ग्रेन्यूल सेल्स जो हैं फिर वो आउटपुट दे देती है, मतलब कि इन दोनों से फिर आउटपुट जाता है। आउटपुट जाएगा वाया सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है, और ये जाएगा टू द अपर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, ताकि वो आगे प्लानिंग कर सके। ये है पूरा पाथवे जो आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम से रिलेटेड, वो ये है कि देखिए यहाँ से आपके सेरिबेलम का आउटपुट गया फ्रॉम द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और उसने क्रॉस किया कॉर्टेक्स में, इस तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पे जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो जब नीचे डिसेंड करेंगे तो नीचे जाके उन्होंने भी तो घूमना है, ठीक है। तो जिस तरफ का सेरिबेलम होगा वो बेसिकली, हालांकि वो दूसरी तरफ कॉर्टेक्स के जा रहा है, लेकिन कॉर्टेक्स में से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ने भी तो इधर वापस घूमना है उसी साइड पे, ठीक है। तो जिस तरफ का सेरिबेलम होगा वो उसी तरफ की साइड को कंट्रोल कर रहा होगा कि अगर राइट साइड ऑफ सेरिबेलम की लीजन है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी में ही वो एलिसिट करेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो दफ़ा क्रॉस हो रहे हैं फाइबर्स, ये बात याद रखनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन जहन में रखना है, ठीक है। लास्ट चीज़ जो है कि अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो फिर आपके कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। उसके लिए सिंपल एक निमोनिक है जो आपने जहन में रखना है, वो है वैनिश्ड, VANISHED। वी से आ जाती है आपकी वर्टाइगो, ए से आ जाता है आपका एटैक्सिया, एन से आ जाती है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि जो निस्टैग्मस का फास्ट कंपोनेंट होगा ना, दैट विल बी टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन। अगर राइट साइड ऑफ सेरिबेलम डैमेज्ड है तो जो फास्ट कंपोनेंट निस्टैग्मस का होगा वो राइट साइड पे होगा।
आई से आपने याद रखना है इंटेंशन ट्रेमर्स आ जाते हैं अगर डैमेज हो सेरिबेलम। एस से स्लर्ड या फिर स्कैनिंग स्पीच होती है। एच से हाइपोटोनिया याद रखना है। ई से एग्जैजरेटेड ब्रॉड बेस्ड गेट होती है क्योंकि चिल्ले में मसले मसाइल होते हैं। डी से दो चीज़ें याद रखनी है, एक है डिस्डेडोकोकेनेसिया, ये वही वाला है वो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जी सुपिनेशन और प्रोनेशन करें, वो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है डिस्मेट्रिया जिसमें पास पॉइंटिंग वगैरह होती है। और साथ एक चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है, दैट इज़ रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन में क्या होता है कि जी आप जिसकी सेरिबेलर लीजन होती है ना जिस इंसान की, आप उसको कहते हैं कि जी वो आंखें बंद करे, पाँव जोड़ ले और हाथ सीधे कर ले, ठीक है, आंखें बंद करके पाँव जोड़ के और हाथ सीधे करके खड़ा हो जाए और जिस तरफ क्या कहते हैं सेरिबेलर लीजन होगी उस तरफ वो गिर जाएगा, ठीक है, दिस इज़ रोमबर्ग साइन, ठीक है। तो ये है बेसिकली सेरिबेलर लीजन, उसमें जो आप चीज़ें इलिसिट करेंगे, ठीक है। और ये कुछ पास्ट MCQs हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको एक गो थ्रू